Hello students and welcome to another session of my online biology classes called Biology Simplified. मैं हूं डॉक्टर श्यामला शाह और मेरे डिटेल्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर. ओके स्टूडेंट्स, आज हम 12th स्टैंडर्ड के स्टेट टेक्स्ट बुक के सेकेंड चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं और ये उसका फर्स्ट पार्ट है. चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स. ओके, बहुत ही लंबा चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. जिन स्टूडेंट्स ने मुझे अभी अभी ज्वाइन किया है मैं उनको बता दूं 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर एज वेल एज 11th स्टैंडर्ड का एंटायर सिलेबस आपको मेरे चैनल बायोलॉजी सिंप्लीफाइड पर मिल जाएगा. तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट कि आपको अगर अच्छा लगे कंटेंट तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा सो दैट आपको आगे आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाएगा. ओके सो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत लार्ज टॉपिक है. ओके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें, राइट. तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी जैसे मैं हमेशा करती हूँ कि प्लीज़ वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे डिटेल में मैंने टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, राइट. ओके सो रिप्रोडक्शन इन हायर एंड लोअर एनिमल्स. ठीक है, अब रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है ये हमें पता है कि रिप्रोडक्शन जो है ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ में बहुत बड़ा या बहुत इंपॉर्टेंट या मेजर प्रोसेस होता है. इसको हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन जो है ये मेजर लाइफ प्रोसेसेस में से एक है. करेक्ट है. इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम यंग स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी स्पीशीज की कंटिन्यूटी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कंटिन्यूटी मतलब क्या? आगे की जनरेशन बढ़ती जानी चाहिए, उसके लिए रिप्रोडक्शन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है. करेक्ट है. तो जैसे अगर आम का झाड़ है, एक ही झाड़ है और अगर वो अपने कॉपीज बना नहीं सका तो बस वो झाड़ अपनी जिंदगी जिएगी और खत्म हो जाएगी, स्पीशीज आगे नहीं बढ़ेगी. और अल्टीमेटली ओके दुनिया में हर जिंदगी का एक ही मकसद होता है, एक ही एम होता है कि वो अपने टाइप के ऑर्गेनिजम्स को कंटिन्यू करता रहे. करेक्ट. सो कंटिन्यूटी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट एम है लाइफ का. ठीक है. अब रिप्रोडक्शन है क्या? अगेन ये आपने यंग स्टैंडर्ड से डेफिनेटली पढ़ा होगा, राइट. रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या है? इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू लाइफ फॉर्म्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सिमिलर लाइफ. मतलब क्या? ओके पहले से जीवित किसी ऑर्गेनिज्म से उसी के जैसे दिखने वाला, नॉट नेसेसरीली कि उसके जीन सिमिलर हो, सेम हो. ओके सिमिलर तो होंगे ही पर सेम नहीं होने चाहिए, लेकिन उसी के जैसे दिखने वाला, उसी के प्रजाति का ओके एक नया ऑर्गेनिज्म आना चाहिए. इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन या ओके एक्चुअल हिंदी में हम इसको कहते हैं प्रजनन. ऑलराइट. सो रिप्रोडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है. स्टूडेंट्स एक चीज मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्जामिनेशन जो है इंग्लिश में अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको डेफिनेशंस जैसे टेक्स्ट बुक में है वैसे लिखने पड़ेंगे. ओके सो प्लीज मेक अ नोट कि जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ अगर कोई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है तो उसको आप साइड बाय साइड मार्क कर लीजिएगा. अगर आपको लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है कोई बात नहीं, एक दो बार लिख के प्रैक्टिस कीजिए. साल अभी अभी शुरू हुआ है, आपके पास बहुत टाइम है. ओके तो प्लीज लिख के प्रैक्टिस कीजिए एंड मेक श्योर कि आपके आंसर्स जो हैं, ठीक है, जैसे टेक्स्ट बुक में है उसी सिमिलर लैंग्वेज में वैसे ही साइंटिफिकली आप लिखें. मैंने पहले भी 11th स्टैंडर्ड के भी बहुत सारे वीडियोस में ये बात कही है, मैं वापस आपको कहूंगी. ओके कि साइंस के पेपर्स में प्रिसिशन या सही होना बहुत ज़रूरी है. आप स्पेसिफिकली वो टर्म उठाकर अगर नहीं लिखेंगे तो आपका आंसर सही हो सकता है लेकिन वो प्रिसाइज नहीं होगा, एक्यूरेट नहीं होगा, परफेक्ट नहीं होगा, तो आपके मार्क्स जाएंगे. ठीक है. सो डेफिनेशंस पे और टेक्निकल वर्ड्स पे थोड़ा ध्यान देना है. चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके तो ये जो है ये वाइटल प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो बहुत लॉन्ग समय तक ओके पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है उसको बनाए रखता है दुनिया में या धरती पर. ठीक है. तो स्पीशीज लॉन्ग टाइम सर्वाइव होगी इवन दो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की डेथ जल्दी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल जैसे एक इंसान है, एक इंसान औसतन कितने टाइम तक जीवित रह सकता है? एवरेज वैल्यूज हैं, कोई बोलेगा 60 ईयर्स, कोई बोलेगा 70 ईयर्स, कोई बोलेगा 40 ईयर्स. मतलब इन शॉर्ट एक इंसान तो 60 70 40 100 साल में अल्टीमेटली मरने ही वाला है, लेकिन इंसान की प्रजाति जो है वो नहीं मरेगी, वो कंटिन्यूअसली रहेगी. क्यों? क्योंकि इंसान जो है अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देता रहता है और हर पीढ़ी ऐसे करती रहती है. तो जो ओवरऑल स्पीशीज है ना, वो सर्वाइव करती है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक. ऑल दो पर्टिकुलर इंसान या पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी जिंदगी जीकर
ओके, वो मर जाएगा, उसकी लाइफ स्पैन जो है वो जितने टाइम तक जिएगा वो जीकर खत्म करेगा। ओके, ये चैप्टर जो है बहुत ही लंबा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें बहुत सारे नए चीजों का इंट्रोडक्शन होगा, है ना, जैसे रिप्रोडक्शन कैसे होती है जानवरों में, ये जनरल इंट्रोडक्शन है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो शायद आपने डिटेल में अब तक नहीं पढ़ी होगी, गेमीटोजेनेसिस ह्यूमन बींग्स में या इंसानों में मेल फीमेल गैमीट्स कैसे बनते हैं, फर्टिलाइजेशन की इवेंट कैसे होती है ना, जो अर्ली एम्ब्रियो की फॉर्मेशन है, जो बच्चा है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है ना, माँ के कोख के अंदर पार्ट्यूरेशन कैसे होती है, पार्ट्यूरेशन का मतलब होता है बच्चे का एक्चुअल जन्म, ओके, बच्चे का बाहर आना। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब हमारे बॉडी का, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, हमारी आदतों का, हमारी थिंकिंग का ध्यान कैसे रखा जाए, करेक्ट है। सो ये सब चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन, ऑलराइट, जानवरों में मेनली दो तरीके से होती है, ऑलराइट, एक होता है एसेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल, करेक्ट है। तो ऑल्दो आपने ये सब टेक्निक्स या ये सब जो फॉर्मेट्स हैं आपने किए होंगे अर्लियर क्लासेस में, लेकिन अभी हम इसको थोड़ा सा रिविजन करते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स कैसे होता है। अब देखिए, ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, जब भी वर्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है क्या याद आना चाहिए आपको, एक, तो इसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा, करेक्ट है, क्योंकि जीन्स की मिक्सिंग नहीं हो रही है, गैमेट्स जो हैं दो अलग अलग पेरेंट्स के गैमेट्स मिक्सअप होके आपको नया इंडिविजुअल नहीं दे रहे हैं, एक ही जानवर या एक ही बॉडी से, ओके, दूसरा जो बच्चा है वो काइंड ऑफ जन्म ले रहा है, राइट। तो फर्स्ट थिंग आपके माइंड में जो आ जाना चाहिए वो ये है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट और चाइल्ड के बीच में वेरिएशन ज्यादा नहीं होगा या लगभग नहीं होगा, करेक्ट है। सेकेंड थिंग, ये सिंगल पेरेंट मेथड है, एक ही पेरेंट काफी है, आपको दो अलग अलग पेरेंटल बॉडीज, मेल फीमेल गैमेट्स या बॉडीज की जरूरत नहीं है, एक ही सिंगल पेरेंट, ओके, सारा काम कर देता है। तो इट्स अ सिंगल पेरेंट मेथड, और वेरिएशंस इसमें नहीं है क्योंकि इसमें मायोसिस की जो प्रोसेस है वो नहीं होती। ये तीन चीजें आपको एनी टाइम याद रखनी है, करेक्ट है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक बहुत कॉमन मेथड है लेकिन मोस्टली लोअर एनिमल्स में, करेक्ट है। जैसे जैसे एनिमल किंगडम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, जो हायर एनिमल्स हैं वहां पे आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नहीं मिलेगा, करेक्ट है। सेकेंड थिंग, इसमें मायोसिस नहीं होता, ओके, मायोसिस प्रोसेस नहीं होती, ना तो इसमें गैमिट बनेंगे मेल और फीमेल अलग अलग से क्योंकि दो पेरेंट्स की जरूरत ही नहीं है, ना तो दो गैमिट की फ्यूजन की जरूरत है, तो ना मेयोसिस होता है, ना गैमेटिक फॉर्मेशन होती है, ना फ्यूजन होता है, राइट है। बहुत ही सिंपल मेथड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है, राइट। जो फॉर्मेशन होती है प्रोजेनी, प्रोजेनी मतलब चाइल्ड या बच्चा या नेक्स्ट जनरेशन, वो सिंगल पेरेंट से होती है और दोनों सेक्सेस की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, तो आपको मेल या फीमेल बॉडी से कोई लेना देना नहीं है, एक जानवर किसी ना किसी तरीके से अपने ही बॉडी के पार्ट से एक दूसरे बच्चे को जन्म देता है, सिंगल पेरेंट, विदाउट एनी मायोसिस, विदाउट एनी गैमिट्स, करेक्ट है। इसीलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, ओके। जो प्रोजेनी बनती है या जो, मान लीजिए अगर पूरा जानवर है या पूरा ऑर्गेनिज्म है या तो सिंगल एक सेल बनी है, जैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हो सकती हैं, है ना, वो सिंपली माइटोसिस से या बाइनरी फिजन से स्प्लिट हो गई और आपको दो डॉटर सेल्स मिल गए। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोजेनी बनेगी या जो डॉटर सेल बनेगा, मैंने क्या कहा था आपको, जिस पेरेंट से वो बना उससे वो जेनेटिकली बिल्कुल सिमिलर लगेगा, है ना, ऑलमोस्ट जेरोक्स कॉपी, ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो जाता है बट ऑलमोस्ट वो पेरेंट के जैसे ही जेरोक्स कॉपी टाइप में होगा, और इसीलिए इस प्रोसेस को, ओके, हम क्लोनिंग भी कह सकते हैं, नेचुरल क्लोनिंग है, ओके। जो बेबी या जो चाइल्ड ऑर्गेनिज्म बनता है या जो प्रोजेनी बनता है वो पेरेंट का क्लोन है, एग्जैक्टली वैसे ही दिखने में, ठीक है। जो लोअर एनिमल्स होते हैं, करेक्ट, एसेक्सुअली ये तीन मेजर तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, ओके, या तो आपका जेम्यूल फॉर्मेशन होता है या बडिंग होता है, ओके, कभी कभी फ्रैगमेंटेशन भी होता है, राइट। तीन चीजें हैं जिसे नॉर्मली हम देखते हैं, ओके, राइट। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया है, ओके। तो अभी हम आते हैं फर्स्ट मेथड पे विच इज कॉल्ड द जेम्यूल फॉर्मेशन,
करेक्ट है। अब ये जेम्यूल क्या है? अच्छा स्टूडेंट्स, एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे बताना है, राइट? मेरे ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुके हैं फॉर ऑल क्लासेस फ्रॉम 9th to 12th। सारे बोर्ड्स के लिए मैं बायोलॉजी लेती हूँ, ओके। स्पेसिफिकली इवन दो स्टूडेंट्स जिनको नीट क्रैक करना है, ऑलराइट, उनके लिए भी स्पेशल बैचेस अवेलेबल हैं। अगर आप इंडिविजुअल लेना चाहें या ग्रुप ट्यूशन्स लेना चाहें, आप वेलकम है, प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको पूरा सिलेबस नहीं चाहिए, चैप्टर वाइज चाहिए, तो चैप्टर वाइज मॉड्यूल्स हैं। ओनली डाउट सॉल्विंग चाहिए, ओनली डाउट सॉल्विंग है, ओके। आपको टेस्ट सीरीज लेना है और उसके बाद डाउट सॉल्विंग करना है, मेरे पास बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं। अगर आपको आपका स्कोर इम्प्रूव करना है तो डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, ओके। 1-to-1 ट्यूशंस, बहुत फ़ायदा हो जाएगा आपको, और फीस भी काफ़ी नॉमिनल है, बहुत हाई नहीं है, तो मुझे कांटेक्ट ज़रूर कीजिए, ओके। सो लेट्स कंटिन्यू विद जेम्यूल फॉर्मेशन, ओके। जेम्यूल जो है, ये इसको हम कहते हैं इंटरनल बड, ओके। बड मतलब क्या? एक छोटा सा जो है टिश्यू का या सेल्स का गुच्छा, ओके, जो जब अपने पेरेंटल सिस्टम से अलग हो जाए तो वो वापस एक ऑर्गेनिज्म को जन्म दे सकता है। बर्ड्स हम नॉर्मली प्लांट के साथ एसोसिएट करते हैं, जिसको हम कहते हैं कली एक्चुअली, लेकिन वो वर्ड एग्जैक्टली यहाँ पे एनिमल्स में सूट नहीं होता। इंग्लिश में हम दोनों जगह पे वर्ड बर्ड ही यूज करते हैं, ओके। लेकिन प्लांट्स में जो काम एक कली करती है, कि जिससे एक नया कुछ पत्ते या नए फूल एक कली से आते हैं, ओके, वैसे ही ये एक इंटरनल बडिंग सिस्टम है जो एनिमल्स में है। लेकिन एनिमल किंगडम में कहाँ पे है ये है ना स्टूडेंट्स, ओनली स्पंजेस में है, सिर्फ लोअर ऑर्गेनिजम्स में, हायर ऑर्गेनिजम्स में नहीं है, ओके। अब इसमें जो है एसेक्सुअली बनाए गए एक गुच्छा है, मास है या एग्रीगेशन है, ओके, कुछ ऐसे सेल्स का जिनको हम कहते हैं डोरमेंट सेल्स। डोरमेंट मतलब क्या? टेम्पररीली कुछ समय तक वो कुछ बहुत ग्रेट नहीं कर रहे हैं, जिंदा हैं लेकिन वो ऐसे ही पड़े हैं, सोए टाइप में है, ओके। मेटाबॉलिकली एक्टिव है लेकिन बहुत ज्यादा कुछ ग्रेट काम नहीं कर रहे हैं, इनको हम कहते हैं डोरमेंट सेल्स। इन सेल्स को क्या नाम दिया है? ये सेल्स का नाम है आर्कियोसाइट्स, करेक्ट है। तो ये जेम्यूल क्या है? स्पंजेस में बनने वाला इंटरनल बड है, एसेक्सुअली प्रोड्यूस गुच्छा है सेल्स का, जो कुछ टाइम तक कुछ नहीं करते हैं, बस जिंदा रहते हैं, ओके। इन सेल्स को हम कहते हैं आर्कियोसाइट्स। और ये आर्कियोसाइट्स जो हैं, ओके, ये क्या कर सकते हैं? ये एक नया ऑर्गेनिज्म जो है उसको बना सकते हैं, ठीक है। आर्कियोसाइट्स जैसे जैसे डेवलप होते हैं, इनिशियली डोरमेंट रहते हैं, फिर वो जब डेवलप होते हैं, करेक्ट, तो उनके इर्द गिर्द, उनके अराउंड एक बड़ा ही मोटी परत बन जाती है, थिक रेजिस्टेंट लेयर, ओके। क्यों, कैसे बनती है ये? कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं स्पंज के बॉडी के अंदर जिनका नाम है अमीबोसाइट्स। क्या नाम है? अमीबोसाइट्स। ये अमीबोसाइट्स क्या करते हैं? एक लिक्विड जैसा लेयर जो है वो बनाते हैं। ये लिक्विड लेयर जाके आर्कियोसाइट्स के गोल गोल इर्द गिर्द जाके चिपक जाता है और एक बड़ा थिक मोटा लेयर जो है ये बन जाता है, ठीक है। रेजिस्टेंट लेयर है। रेजिस्टेंस होना बहुत जरूरी है। रेजिस्टेंस मतलब क्या? एक तरीके का ताकत। क्यों? क्योंकि देखिए, ये बर्ड का क्या होने वाला है? ये बर्ड आगे जाके नीचे गिर जाएगा, अपने पेरेंटल बॉडी से सेपरेट हो जाएगा, जाके जमीन में पानी के अंदर गिरेगा, है ना। तो उसके आजू बाजू में प्रोटेक्शन होना बहुत जरूरी है। अगर डायरेक्टली सिर्फ सेल्स गिर जाएंगे तो वो तो मर जाएंगे, है ना। तो ये जो सिक्रीशन है, ये जो थिक रेजिस्टेंट लेयर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सिक्रीट करता है? अमीबोसाइट्स, करेक्ट है। स्टूडेंट्स, ये सारे टर्म्स नए नए सेल्स के नाम हैं, बहुत नए टर्म्स हैं। अगर आपको याद नहीं रह रहा है तो फटाफट लिख के प्रैक्टिस करना है, ये नहीं भूलना है, ओके। नाउ जेम्यूल क्यों बनता है? ओके, जेम्यूल ऐसे टाइम पे बनता है जब बाहर के कंडीशंस अनफेवरेबल हो जाए, ठीक है। तो जब कंडीशन अनफेवरेबल हो जाए, परिस्थिति बिगड़ जाए, तभी स्पंज क्या करता है? वो जेम्यूल बनाता है, ठीक है। जैसे ही, ओके, नए अच्छे कंडीशंस आ जाते हैं, पानी के, टेम्परेचर के, है ना, और बाकी सब चीजों के, तो ये जेम्यूल्स जो हैं, इनके आजू बाजू की परत टूट जाती है, इसको कहते हैं हैचिंग। जैसे कि अंडे की परत टूटती है और बेबी बाहर आता है, वैसा ही कुछ समझ लीजिए, ओके। तो जो हार्ड बाहर का कवर है जेम्यूल का, ये टूटता है, हैच होता है, और अंदर से एक नया स्पंज जो है ये डेवलप होता है, करेक्ट है। ऐसा हम कहाँ पे देख सकते हैं? एग्जाम्पल इज स्पंजिला, है ना। जो स्टूडेंट्स नीट दे रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जैसे जैसे आप टर्म सुन रहे हैं,
याद करने की कोशिश कीजिए कि आपको सब याद है स्पंजेस के बारे में। किंगडम एनिमेलिया हमने किया है ना पिछले साल। अगर नहीं याद है फटाफट वीडियो देखिए, रिफ्रेश कीजिए। नीट के स्टूडेंट्स, ओके, बहुत ही जोश से स्टडी करनी है, तैयारी रखनी है, राइट। ये आपका सेकेंड ईयर है, अभी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। ओके, डायग्राम देख लेते हैं, राइट। तो बाहर से शुरू करते हुए ये बाहर का मेम्ब्रेन है, ये जेम्यूल का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो ये जो बाहर ब्लैक कलर का लेयर दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा बढ़ा देती हूँ, ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, राइट। तो ये जो है, ये बाहर का लेयर, ये आउटर मेम्ब्रेन है, राइट। अब अंदर ये जो ब्लू सर्कुलर सेल्स दिख रहे हैं, ये हैं आर्कियोसाइट्स, ठीक है। और आर्कियोसाइट्स के अराउंड एक सेकेंड मेम्ब्रेन या सर्कल दिख रही है, जो है इनर मेम्ब्रेन, ओके। ये जो है, ये थोड़े से कड़क स्ट्रक्चर्स होते हैं, विच आर कॉल्ड द मोनाक्सॉन स्पिक्यूल्स, करेक्ट है। स्पिक्यूल्स मतलब ये बहुत शार्प होते हैं, जैसे नीडल्स नहीं होती है सुई, वैसे होता है, करेक्ट है। तो ये स्पिक्यूल्स है, और ये एक ओपनिंग है जिसका नाम है माइक्रोपाइल, करेक्ट है। तो ये डायग्राम आपको ड्रॉ करने के लिए आ सकता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो प्लीज स्टूडेंट जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। दिस इज द इंटरनल बड विच इज कॉल्ड द जेम्यूल, करेक्ट है। तो ये जेम्यूल फॉर्मेशन एक स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बड है, जो ओनली स्पंजेस में देखी जाती है। तो जेम्यूल को अलग से कवर किया गया है ना। अभी हम आ जाते हैं बडिंग पे। ये सेकेंड प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, बड़ा ही सिंपल मेथड है। नॉर्मली ये फेवरेबल कंडीशंस में होता है। नीट स्टूडेंट्स, ओके, बी केयरफुल। कौन सा चीज फेवरेबल कंडीशन में होता है, कौन सा सिस्टम अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, बड़े गौर से स्टडी कीजिएगा, है ना। बहुत सारे वेराइटी ऑफ जानवरों में देखे जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल सीलेंट्रेटा, अगेन लोअर एनिमल्स, ओके, लोअर फाइला में देखने को मिलता है, जैसे सीलेंट्रेटा है, हाइड्रा है, कॉरल्स हैं, ओके, और कुछ कुछ आपके एसिडियंस हैं, इसमें देखने मिलते हैं, सब टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं। अब हाइड्रा में क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टडी किया गया या इजीली समझा सकते हैं हम बडिंग हाइड्रा में, ओके, एक छोटा सा आउटग्रोथ या बड जो है बेसल एंड पे शुरू होती है। डायग्राम फॉलो कीजिए, ये देखिए यहाँ पे, ये मेन हाइड्रा प्लांट है, एनिमल है सॉरी, और यहाँ पे छोटा सा बड शुरू हुआ है। जैसे जैसे इसकी लाइफ बढ़ती है, बड की साइज बढ़ती जाती है, बढ़ जाती है। अब ये देखिए, ये लग रहा है ना मिनी हाइड्रा, छोटा हाइड्रा जो यहाँ पे अटैच्ड है, ओके। जैसे ही बर्ड में फॉर्मेशन मेच्योरिटी आ जाती है और वो कंप्लीटली पेरेंट के सारे स्ट्रक्चर्स बना लेता है, वो यहाँ से टूट के सेपरेट हो जाएगा, जहां पर भी गिरेगा वो वहां पर नया ऑर्गेनिज्म दे देगा, करेक्ट है। तो ये जो है, ये एक बर्ड बनाता है, बर्ड बड़ा होता है, उसमें टेंटिकल्स बनते हैं, ये देखिए ये टेंटिकल्स हैं, ये जो ऐसे निकल रहे हैं ना। तो बर्ड शुरू हुआ, फिर उसमें टेंटिकल्स बने, फिर वो टेंटिकल से ऑर्गेनिज्म सेपरेट हो गया और एक नया इंडिविजुअल बन गया। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज बडिंग प्रोसेस, करेक्ट है, ओके। जो यंग हाइड्रा है, ये पेरेंट से डिटैच हो जाता है, गिर जाता है और एक इंडिपेंडेंट नया ऑर्गेनिज्म देता है, करेक्ट है ना। इज इट क्लियर? इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, ये आपको समझना है। अभी एक ब्लू बॉक्स दी है, बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन दिया है एक पर्टिकुलर प्रोसेस का, जिसको हम कहते हैं रीजेनरेशन, ओके। रीजेनरेशन, करेक्ट है, एक ऐसी प्रोसेस है जो लगभग सारे ऑर्गेनिजम्स में थोड़े या ज्यादा मात्रा में देखने मिलती है, करेक्ट है। तो यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन बींग्स तक, ओके, रीजेनरेशन की प्रोसेस देखने को मिलती है। रीजेनरेशन मतलब वापस से किसी चीज को बनाना, टू मेक अगेन, वो रीजेनरेशन होता है, करेक्ट है। इस प्रोसेस के द्वारा ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है, करेक्ट है, अगर उसका कोई भी अंग या टिश्यू, ओके, या सेल डैमेज हो जाए, मर जाए, टूट जाए, खो जाए, तो उसको वो वापस से ग्रोथ कर सकता है, वापस उगा सकता है, वापस बना सकता है, ठीक है। रीजेनरेटिव प्रोसेसेस टिपिकली एसेक्सुअल रहते हैं, करेक्ट है। अब एक सिंपल एग्जांपल आपको देती हूँ। मान लीजिए कि आप अभी चल रहे हैं और अचानक से आप गिर पड़े, गिरे और नीचे पत्थर थे, तो आपके जो घुटने हैं उनके ऊपर की जो स्किन की परत है, आपकी त्वचा है, वो छिल गई, खून बहने लग गया,
ओके। थोड़े टाइम के बाद वहां पे एक गुच्छा बन जाता है। ओके, थोड़ा सा फील होता है, पेन होता है वगैरह। लेकिन 3-4 दिन 5 दिन या हफ्ते भर के बाद जहाँ पे आपका त्वचा का परत छिल गया था वहां पे वापस से त्वचा बन जाती है ना, आपका स्किन वापस आ जाता है। कैसे आता है ये? आजू बाजू के जो स्किन के सेल्स हैं उनके अंदर होता है माइटोसिस। करेक्ट है। सिंपल माइटोसिस डिवीजन से आजू बाजू के जो स्किन के सेल्स अभी भी बचे हैं वो डिवाइड करके बहुत सारे स्किन सेल्स बना देते हैं। वो स्किन सेल्स जाके उस पूरे एरिया को कवर करते हैं जहाँ पे आपका स्किन कटा है या कोई डैमेज हुई है। करेक्ट है। और थोड़े दिनों के बाद आपकी त्वचा बिल्कुल नई जैसी हो जाती है। ये प्रोसेस एक तरीके का रीजनरेशन प्रोसेस है। समझ में आ गई बात? ओके। रीजनरेशन एक एसेक्सुअल प्रोसेस है, नो डाउट माइटोसिस होता है, लेकिन इसको हम रिप्रोडक्शन का नाम नहीं दे सकते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि स्किन रिप्रोड्यूस कर रहा है? नहीं, वो सिर्फ अपने डैमेज्ड हिस्से को सुधार रहा है ना। अब यही चीज मान लीजिए हाइड्रा में हो सकती है। आपका जो छोटा सा हाइड्रा प्लांट है, एनिमल है, करेक्ट, अगर उसमें कुछ टूट जाए, कोई टेंटिकल टूट जाए और वहां पे एक नया टेंटिकल आ जाए तो उसको हम कहेंगे रीजनरेशन, ना कि रिप्रोडक्शन। ओके। लेकिन गौर करने की बात एक है कि एक एनिमल ऐसा है जिसको हम कहते हैं फ्लैट वर्म या प्लेनेरिया। करेक्ट है, प्लाटी हेलमिंथस में आता है एनिमल किंगडम, याद है तो, है ना। प्लेनेरिया या फ्लैट वर्म। ओके। अब क्या हो जाता है, प्लेनेरिया में भी अगर उसको कहीं पे चोट लग जाए या कोई मतलब सेल मर गया, ओके, तो वो वापस से उसको बना सकता है। बट और एक मजेदार चीज पता है क्या है ना, जैसे कि ये प्लेनेरिया वर्म है, राइट। अब क्या हो सकता है इसमें, कभी कभी, है ना, इस वर्म का पिछला हिस्सा, है ना, खुद को खींच लेता है। समझ में आ रहा है? जैसे कि कोई स्प्रिंग हो, तो ये पिछला हिस्सा जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, इतना कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ये बीच में से ऑर्गेनिज्म टूट जाता है। और फिर पता है क्या होता है, ये जो पार्ट है ये अपने पिछले हिस्से को रीजेनरेट करता है माइटोसिस से, और ये जो पार्ट है ये अगले हिस्से को रीजेनरेट कर लेता है। और देखते ही देखते एक वर्म के हो जाते हैं दो। करेक्ट है। सो ये जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बाय फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन मतलब टूटना। तो ये लिटरली, ओके, प्लेनेरियन वर्म अपने आप को सेंटर में कंस्ट्रिक्ट करके पीछे हिस्से को पुल करके, ओके, बिल्कुल सेंटर में वो अपने आप को स्प्लिट कर देता है और हर पीस एक नया प्लेनेरिया देता है आपको। मतलब आपका ओरिजिनल पेरेंट जो है उसने अपने आप को क्लोन कर लिया और हो गए दो नए क्लोन्स। है ना, बहुत इंटरेस्टिंग, राइट। तो यहाँ पे हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस को जो है वो खत्म किया है। अभी हम क्या करेंगे, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिर्फ इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे। ओके। और जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है उसको हम बाद में करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी भी जानवर में हम सिर्फ तब कह सकते हैं जब दो अलग अलग जानवर या दो अलग अलग तरीके के गैमेटिक सेल्स हों, एक मेल एक फीमेल, ये दोनों गैमेट्स आपस में मिक्स हो जाएं, ओके, फ्यूज हो जाएं। नॉट ओनली उनका साइटोप्लाज्म फ्यूज हो, लेकिन उनका न्यूक्लियस भी फ्यूज हो, उनका डीएनए जो है आपस में कॉम्प्लीमेंटेशन दिखाए। ओके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एम्फीमिक्सिस। ये जो इतना सारा मैंने बताया ना, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, टोटल मिक्सिंग, इसको हम कहते हैं एम्फीमिक्सिस। जब तक ये नहीं होता है तब तक हम किसी भी प्रोसेस को सेक्सुअल प्रोसेस नहीं बता सकते। करेक्ट है। अब जानवरों में गैमीट फॉर्मेशन जो है ये मायोसिस के द्वारा ही होता है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि माइटोटिक डिवीजन नहीं, मायोटिक डिवीजन होती है यहाँ पर। ठीक है। सेक्सुअली जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है उनकी जिंदगी में दो मेजर पड़ाव या दो मेजर फेजेस आते हैं। पहला जो फेज है, ओके, जो आता है उसको हम कहते हैं जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज मतलब यंग फेज, जुवेनाइल का मतलब होता है यंग। तो जो फिजिकल ग्रोथ होती है पैदा होने से लेके एक पर्टिकुलर एज रीच होने तक, है ना, यूथ यंगनेस की जो टाइम होती है उसको हम कहते हैं जुवेनाइल फेज। तो आप पूछेंगे जुवेनाइल फेज कितने महीनों तक, कितने सालों तक चलेगा? तो इसका आंसर ये है कि जुवेनाइल फेज में, ओके, जो जानवर है
वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए तैयार नहीं है, वो बहुत इमेच्योर है, बहुत यंग है। जब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं शुरू होती तब तक की जो फेज है जन्म से, उस फेज को हम कहते हैं जुवेनाइल फेज। करेक्ट है। अब सेक्सुअल मेच्योरिटी आ गई, ओके, जानवर ने एक पर्टिकुलर साइज, शेप, स्ट्रक्चर अचीव कर लिया, मेल और फीमेल गैमेट्स बनना शुरू हो गए, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव या रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी जो है वो आ जाती है आफ्टर जुवेनाइल फेज, ये सेकेंड पड़ाव है। करेक्ट है। फिजिकल ग्रोथ पूरी तरह से खत्म हो जाती है, मतलब जानवर का कंप्लीट साइज, उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर रीच हो जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जब जानवर तैयार होता है उसके बाद वो ग्रो नहीं होगा, वो पहले ग्रो होके अपनी ग्रोथ खत्म कर लेगा, फिर वो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाएगा, मतलब उसमें गैमेट्स बनने शुरू होंगे। करेक्ट है। और इस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी में क्या होगा, जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है उनकी ग्रोथ, उनका एक्टिविटी, ओके, वो सब बढ़ेगा। तो इस टाइम पे जानवर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने के काबिल हो जाता है इस पड़ाव में, है ना। ये दोनों जो पीरियड्स हैं, दोनों फेजेस, दोनों पड़ाव हैं, ये अलग अलग ड्यूरेशन के अलग अलग जानवरों में हो सकता है। ऑब्वियसली हर जानवर का जिंदगी का जो टाइमिंग है वो अलग अलग है। तो जैसे एलिफेंट्स की जो रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी है वो शायद बहुत बाद में आएगी, रैबिट्स की जो रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी है वो जल्दी आ जाएगी, है ना। तो वो तो जो है वो वेरिएशन हर एक जानवर में रहेगा। जैसे ही जानवर सेक्सुअली मेच्योर हो जाता है, ओके, उसमें कुछ कुछ चेंजेस होने लगते हैं, कुछ इवेंट्स होने लगते हैं, कुछ प्रोसेसेस होने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या, फ्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के आने वाले पहले पहले आने वाले इवेंट्स, जैसे गैमिट्स का बनना, गैमिटोजेनेसिस मतलब गैमिट्स का बनना, मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट का तैयार होना, फिर गैमिट ट्रांसफर, ओके, जहां पे मेल एंड फीमेल बॉडीज के बीच में गैमिट ट्रांसफर होगा मेल से फीमेल बॉडी की तरफ, फिर फर्टिलाइजेशन जहां पे मेल और फीमेल गैमिट आपस में फ्यूज होंगे, एम्फीमिक्सिस होगा, और फिर फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट्स, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जिसमें जाइगोट का फॉर्मेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस वगैरह, ये सारी चीजें, ये प्रोसेसेस होंगी। करेक्ट है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जानवर अलग अलग पैटर्न दिखाते हैं जिसमें वो उनकी प्रजनन होती है, ओके, और कब बच्चे पैदा होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बकरी है या भेड़ है या गधा है, डोंकीज हैं, ये सीजनल ब्रीडर्स हैं। सीजनल ब्रीडर मतलब एक पर्टिकुलर टाइम आएगा साल में, ओके, जब भी उनकी फर्टिलिटी सबसे हाई रहेगी, उस टाइम पर ही सिर्फ वो सेक्सुअल रिप्रोड्यूस प्रोडक्शन करके बच्चों को जन्म दे सकते हैं। वेर इज इंसान है या एप्स हैं, ये कभी भी साल भर में, ओके, बच्चों को जन्म देने की कैपेसिटी रखते हैं, और इसीलिए इनको हम कहते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। करेक्ट है। ओके, तो हम लोगों ने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इंट्रोडक्शन टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट किया है। होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ओके, प्लीज डू नॉट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। ओके, एंड लाइक आई हैव ऑलरेडी सेड, अगर आपको क्लासेस में इंटरेस्ट है तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू कॉल मी, ओके, क्योंकि बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच एंड कीप स्टडिंग।